चलिए तो अब शुरू करते हैं जहां लास्ट लेक्चर हमारा ऑफ हुआ था। एक छोटा सा चैलेंज आपको मैंने दिया था कि हमें एक कोड लिखना है जिसमें राइटिंग और रीडिंग एक ही प्रोग्राम में हमें करनी है। ठीक है। हाँ, नमन में भेज दूंगा। एक ही प्रोग्राम में हमें राइट भी करना है, एक ही प्रोग्राम में हमें रीड भी करना है। ये टास्क मैंने आपको करने को कहा था। तो हमारे पास राइटिंग का जो कोड है, लेट मी ओपन दैट। राइट, ये हमारा राइटिंग का कोड, ये है हमारा रीडिंग का कोड। ओके, और अब हमें कोड ऐसा लिखना है जो राइट और रीड दोनों हमें एक साथ करके दे। तो अपन राइट वाले से शुरू करते हैं और इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। आई विल कॉल इट फाइल डेमो 6.py। अब आप मुझे बताइए, यहां तक तो हमारी राइटिंग हो जाएगी, इस प्रिंट तक। अब रीडिंग कैसे करेंगे? शाबाश, सबसे पहले हम अपने मोड को चेंज करेंगे। डब्लू की जगह हम लोग लगा देंगे W+। बिल्कुल सही कह रहे हैं। W+ लगाने का फायदा क्या होगा? W+ लगाने का फायदा ये होगा कि आप राइट और रीड दोनों ऑपरेशंस एक ही प्रोग्राम के थ्रू अपनी फाइल पे कर पाएंगे। यही बेनिफिट है ना? ठीक है। अब ये जो मेरा रीडिंग वाला कोड है वो ये है। तो मैं इस वाइल लूप को इसके बाद रिपीट कर लूं वापस। सोचिए, ये हमारा इतनी लाइन सेव्ड इन द फाइल हो गया। यहां मैं एक लाइन और लिख देता हूं, प्रिंट प्रेस एनी की टू रीड द फाइल। ठीक है, और यहां हमने लिख दिया इनपुट, ताकि कोड हमारा पॉज हो जाए। इस मैसेज के बाद कोड पॉज हो जाएगा और प्रोग्राम वेट करेगा कि यूजर कोई की प्रेस करे, जिसके प्रेस होने के बाद हम फाइल का डेटा पूरा पूरा पढ़ पाए। और ये मैंने पढ़ने वाला कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एफ इन की जगह हमारा एफ आउट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एफ आउट डॉट रीड लाइन, एक एक बार में एक एक लाइन रीड होगी, मैसेज में आएगी और मैसेज को हम लोग कर देंगे प्रिंट। और लाइंस को भी हम कर देते हैं 0। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइंस को भी मैंने 0 कर दिया। क्या ये कोड सही है? ये कोड सही नहीं है, बिल्कुल सही। पहली नजर में ऐसा लग सकता है आपको कि हाँ कोड सही है। ये ऊपर वाला वाइल लूप पहले डेटा लिख देगा, जितने भी डेटा यूजर से हमें मिलेगा। लिखने के बाद हम इस प्रिंट से यूजर को बता देंगे इतनी लाइनें लिखी हैं। फिर हम यूजर के की प्रेस का इंतजार करेंगे। जब वो कोई की प्रेस करेगा, कोड आगे बढ़ेगा और एक और वाइल लूप फाइल का डेटा पढ़ता रहेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करता रहेगा। बट द प्रॉब्लम इन दिस कोड इज, जब ये वाला वाइल लूप रुकेगा, राइट, और ये मैसेज आपको डिस्प्ले करके देगा कि फाइल में इतनी लाइनें लिख दी हैं, तो जो फाइल का इंटरनल पॉइंटर होगा वो कहां पर होगा? जो फाइल का इंटरनल पॉइंटर होगा वो कहां पर होगा? वेरी गुड, वो फाइल के एंड पे होगा। अब आप खुद सोचें, अगर वो पॉइंटर फाइल के एंड पे है और अब आप उसमें फाइल को रीड करने के लिए ऑपरेशन करते हैं, तो वो जो रीड लाइन वाला स्टेटमेंट है, ये तो पहले ही आपको ब्लैंक स्ट्रिंग देगा ना, क्योंकि फाइल पॉइंटर इस वक्त जहां पर है वहां कोई डेटा ही नहीं है। अब यहां पर आपकी मदद कौन करेगा? एक ऐसा मेथड करेगा जो फाइल पॉइंटर को कहां लेकर आए। जल्दी बोलें, कहां लाना चाहिए हमें फाइल पॉइंटर को वापस? वेरी गुड, हमें फाइल पॉइंटर को वापस पुल बैक करना चाहिए एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। और ये काम करने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? ये काम करने में हमारी हेल्प कर रहा है सीक मेथड। तो जरा सीक मेथड की थ्योरी देख ली जाए, तब आपको उसका यूज क्लियर होगा। ये है सीक मेथड की थ्योरी। पढ़िए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हल्का सा हिंट दिया था।
अब आज जरा डिटेल में बात करते हैं सीक के बारे में। कितने आर्गुमेंट ले रहा है सीक? सीक ले रहा है आपसे 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या बताता है? पहला आर्गुमेंट बताता है कितने बाइट्स का मूवमेंट होना है, राइट। पहला आर्गुमेंट बताता है मूवमेंट कितने बाइट्स का होना है, और दूसरा आर्गुमेंट बताता है ये मूवमेंट होना कहां से है। तो जो पहला आर्गुमेंट है वो अपने आप में एक नंबर होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव और या तो जीरो, है ना। बिल्कुल सही। जो पहला आर्गुमेंट है वो अपने आप में एक नंबर होगा, जो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव देंगे तो फाइल पॉइंटर आगे बढ़ेगा। यस, अगर आप नेगेटिव देंगे तो फाइल पॉइंटर पीछे आएगा, और अगर आप जीरो देंगे तो फाइल पॉइंटर वहीं रहेगा जो पोजीशन आप दे रहे हैं। लेकिन जो सेकंड आर्गुमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्गुमेंट के थ्रू आप ये बताएंगे पाइथन को कि जो मूवमेंट आप देना चाह रहे हैं ये मूवमेंट आप कहां से देना चाह रहे हैं। ये जो वेंस है ना, ये बताता है मूवमेंट की पोजीशन क्या होगी। और पोजीशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर हमने वेंस को 0 पास करा तो मूवमेंट होगा बिगनिंग ऑफ द फाइल से। अगर हमने वेंस को 1 पास करा तो मूवमेंट होगा इस वक्त फाइल का पॉइंटर जहां पर है वहां से। और अगर हमने 2 पास करा तो मूवमेंट होगा फाइल के एंड से। और गौर करिएगा क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शनल है, तो अगर आपने नहीं दिया सेकंड आर्गुमेंट तो पाइथन क्या मानेगी? अगर आपने नहीं दिया तो पाइथन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 मान लेगी। मतलब बिगनिंग से मूवमेंट माना जाएगा अगर कुछ नहीं दिया तो। यस, अगर कुछ नहीं दिया तो बिगनिंग से मूवमेंट माना जाएगा। करेक्ट। तो अब मैं आपके सामने कुछ कॉल्स लिख रहा हूं सीख के, जरा बताइए किससे क्या हो रहा है। अपने अपने वर्ड्स में लिखिए। पहला वाला सीख क्या कह रहा है? पहला वाला सीख क्या कह रहा है पाइथन से? वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर रचित, वर्ड नहीं। पहला वाला सीख कह रहा है 45 कैरेक्टर्स आगे बढ़ा दो बिगनिंग से। तो फाइल पॉइंटर जहां भी होगा वहां से 45 कैरेक्टर्स आगे बढ़ जाएगा। यस, फाइल पॉइंटर जहां भी होगा वहां से 45 कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है फाइल पॉइंटर को 10 कैरेक्टर्स आगे बढ़ाओ, लेकिन कहां से? कहां से? फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन से। जो भी इसकी करंट पोजीशन है वहां से इसको 10 कैरेक्टर आगे बढ़ा दो। तो वो 10 कैरेक्टर हम पढ़ नहीं पाएंगे। यस, वो 10 कैरेक्टर आप पढ़ नहीं पाएंगे। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 77 बाइट्स पीछे ले आओ। कहां से पीछे ले आओ? कहां से पीछे ले आओ? फाइल के एंड से। एंड ऑफ द फाइल पे जाओ और वहां से 77 बाइट्स कर्सर को बैक पुल कर लो। राइट। तो अब मुझे बताइए हमारे इस कोड में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? हमारे इस कोड में वाइल ट्रू के पहले हमें कहना पड़ेगा एफ आउट डॉट सीक, और पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे? पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे 0। सही है, ऐसे करना पड़ेगा। यस, रन कीजिए, इफेक्ट दिखेगा आपको। अब जैसे ही आप रन करेंगे प्रोग्राम आपसे कुछ इनपुट्स मांग रहा है। अपन कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल लाइंस के, और फिर उन्हीं को इसी कोड के थ्रू पढ़ के देखते हैं। तो मैंने इनपुट में लिखा शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, फर्स्ट लाइन, राइट। मान सरोवर कॉम्प्लेक्स, सेकेंड लाइन, भोपाल, थर्ड लाइन। और अब मुझे कुछ नहीं देना है तो मैंने एंटर स्ट्राइक कर दिया। प्रोग्राम ने बता दिया 3 लाइनें फाइल में सेव हुई हैं। कोई की प्रेस करिए तो फाइल का डेटा पढ़ना स्टार्ट हो। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा नोटिस करिए प्रोग्राम मुझे ये डेटा वापस फाइल से पढ़ के लाकर देगा। और ये डेटा हमारी फाइल में परमानेंट सेव हो गया होगा। ये डेटा हमारी फाइल में परमानेंट सेव हो गया होगा। यस, ये हमारी मैसेज डॉट टीएक्सटी में सेव हो गया होगा। व्हाट इफ देर आर लेस देन 77 कैरेक्टर्स, तो फाइल का पॉइंटर बिगनिंग पे आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा दिया और उतने कैरेक्टर्स नहीं है तो पॉइंटर उतना मूव करेगा जितने हैं। चलो आगे, क्लियर हो गया ये भी? वेरी गुड। चलिए अब ये बताइए इस फाइल में
जो पहले से डेटा था उसका क्या होगा? लास्ट लेक्चर में भी हमने इस फाइल में कुछ लिखा था ना, हेलो यूजर, गुड इवनिंग, ये सब लिखा था, उसका क्या होगा? वो डेटा हो गया होगा लॉस्ट। अब उसकी जगह नया डेटा फाइल में आकर सेव हो गया होगा। ओके। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पुराना डेटा लॉस्ट हो, मैं चाहता हूं पुराना डेटा भी रहे और फाइल में मैं नया डेटा भी लिख पाऊं। मैं ये करना चाहता हूं। तो हमारे पास मोड के तौर पे अवेलेबल है ए मोड। अगर आप ए मोड यूज करते हैं विच स्टैंड्स फॉर अपेंड, तो ए मोड हमें चांस देता है कि हम फाइल में पुराने डेटा को डिस्टर्ब करे बिना नया डेटा अपेंड कर दें। तो अब फाइल में हमें दोनों डेटा मिलेंगे, नया भी और पुराना भी। यस। अब फाइल में हमें दोनों डेटा मिलेंगे, नया वाला भी मिलेगा, पुराना वाला भी मिलेगा। ठीक है। और ए प्लस में क्या अंतर है? ए और ए प्लस में अंतर बस इतना सा है कि ए प्लस में आप फाइल को रीड भी कर पाएंगे, जबकि ए में सिर्फ राइटिंग करने की परमिशन होगी। ठीक है। राइट। अब मैं आपके सामने कोड दिखा रहा हूं, उसको देखकर उसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए। बताओ, इस कोड को रन करने पर स्क्रीन पे एग्जैक्टली क्या क्या प्रिंट होगा, वो आप चैट विंडो में लिख के दो मुझे। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? गलत। सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा 3 वैल्यूज रिटर्न। होगा ना? पहला मैसेज तो ये आएगा, 3 वैल्यूज रिटर्न, इस प्रिंट के कारण। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा आएगा फाइल क्लोज्ड। वेरी गुड। फिर आगे बताइए। बोलिए बोलिए, इसके बाद क्या आएगा लिखा हुआ? वेरी गुड। इसके बाद लिखा हुआ आएगा 4 more वैल्यूज रिटर्न। बिल्कुल सही। ठीक। फिर क्या आएगा? फिर आएगा लिखा हुआ फाइल क्लोज्ड। आएगा। और फिर लिखा हुआ आएगा प्रेस एनी की। यही आएगा। ये आपका इनिशियल आउटपुट है। फाइल में कितना डेटा चला गया होगा? फाइल में कितना डेटा चला गया होगा? फाइल में लिस्ट के सातों एलिमेंट्स चले गए होंगे, संडे से लेकर सैटरडे तक। सब राइट हो गया होगा? बिल्कुल। और नोटिस करिए, जब आपने दोबारा फाइल को ए मोड में ओपन करा, तो आगे की जो 4 वैल्यूज आपने लिखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे एंड गोइंग अप टिल सैटरडे, इन्होंने मंडे ट्यूसडे को रिप्लेस करा होगा? नहीं करा होगा, क्योंकि मोड आपने यूज करा हुआ है ए। तो जो फाइल के अंदर संडे मंडे ट्यूसडे था वो रहेगा, उससे आगे ऐड हो जाएगा वेंसडे से लेकर सैटरडे तक के कंटेंट। ये भी क्लियर हुआ? चलूं आगे। ठीक है। अब मुझे इस फाइल को रीड करना है। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, ये जो हमारे पास एफ ओबीजे ऑब्जेक्ट है, हम इसी पे लूप चला सकते हैं। फॉर लूप देगा हमें एक एक लाइन। ये भी ध्यान दे रहे हैं आप, एक लाइन मतलब एक दिन का नाम है ना। आपकी फाइल की एक लाइन एक वीकडे का नाम है। संडे मंडे ट्यूसडे एक दिन का नाम है, क्योंकि वो दिन पूरा उस लाइन के अंदर आपने स्टोर करा हुआ है। तो एवरी टाइम द कोड विल रन, दे विल रिसीव द नेम ऑफ वीकडे, एंड दैट वीकडे नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वाया दिस प्रिंट स्टेटमेंट। चलें आगे। फाइनली फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, डेटा आपको कुछ ऐसा मिलेगा।
दिस प्रूव्स कि आप अगर ए मोड में फाइल खोलते हैं तो पुराना डेटा आपका ओवरराइट हुए बगैर नया डेटा आप सेव कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। अब आता है फाइल हैंडलिंग में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विद स्टेटमेंट। पढ़िए और बताइए इस स्टेटमेंट की क्या खासियत है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्टेटमेंट। ओके, मान लिया मैंने, मतलब फाइल ओपन करने का तरीका बदल गया थोड़ा सा, ऐसा है ना। फाइल ओपन करने का तरीका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया है। ओके, अदर देन दिस कोई और फायदा है क्या? पढ़िए अगली स्लाइड में। इसके अलावा कोई और फायदा है क्या? वेरी गुड। सबसे बड़ा फायदा यह है कि फाइल के अंदर जो भी डेटा राइट हुआ है उसके बाद जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर निकलेगा फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके लिए अगर हम कोड लिखें तो हमें फाइनली ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डू यू से? यस, आपको फाइनली ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात और है, आपने पढ़ा होगा कि वो जो फाइल ऑब्जेक्ट ये बनाएगा विद ब्लॉक के अंदर, वो विद ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होगा। विद ब्लॉक खत्म, फाइल ऑब्जेक्ट खत्म। करेक्ट। चलिए, तो अब मैं चाहता हूं वो जो रीडिंग वाला कोड था उसे हम लोग विद से बनाएं। आई मीन टू से, ये एग्जाम्पल 4 वाला जो कोड है, आई वॉन्ट इसको हम विद से क्रिएट करें। तो मैं इसे सेव एज करता हूं फाइल डेमो 7 के नाम से। आप बताइएगा कैसे इस कोड में विद की मदद हम ले सकते हैं। बताइए। ये एफ एन रहेगा, एफ एन इक्वल टू नन? नहीं रहेगा, शाबाश। लाइन्स इक्वल टू 0 रहेगा? लाइन तो गिननी है ना, ये तो रहेगा ना। यस और नो? वेरी गुड। ट्राई रहेगा? यस, ट्राई रहेगा। फाइल ओपन करने का तरीका बदल जाएगा? यस। किससे शुरू होगा फाइल ओपन करने का स्टेटमेंट? शुरू होगा कीवर्ड विद से। विद के बाद आ जाएगा ओपन। ओपन के बाद आपकी फाइल का नाम b:/message.txt और कॉमा करके यहां मोड दे देंगे अपन आर, और यहां लिख देंगे अपन एज एफ इन। अब एफ इन चलेगा? यस। अब ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और ओपन होकर इसको कौन रेफर करने लगेगा? इसको रेफर करने लगेगा एफ इन। क्लियर? उसके बाद हम यहां पर फॉर लूप लगा सकते हैं एफ इन पे। फॉर एम एस जी इन एफ इन, ऐसे। विल इट वर्क? यस, ये ऐसे ही रहेगा। इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और यहां डाल दीजिए आप एक प्रिंट स्टेटमेंट। ये भी सही है। और ये फॉर विथ के अंदर आना चाहिए। इसका इंडेंटेशन थोड़ा सा हम करेंगे चेंज। क्लियर? ये सेम कोड हो गया। अब ये चीज हट जाएगी पूरी। यस। और आप विथ से बाहर निकलेंगे तो हम ये मान लें कि फाइल बंद हो गई है। बिल्कुल, विथ से बाहर निकलेंगे तो आप ये मान लें कि फाइल बंद हो गई है। तो यहीं एक प्रिंट दे दीजिए, फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। आया समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो जब आप विथ से बाहर निकलेंगे ये फाइल को अपने आप बंद कर देगा। बिल्कुल, जैसे ही आप विथ से बाहर निकलोगे ये फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। आउटपुट में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आउटपुट वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था। बस फाइल आपकी जरूर सक्सेसफुली हो जाएगी क्लोज, बिना आपके फाइनली ब्लॉक यूज करे हुए। विथ का फायदा नजर आया? राइट, सो दिस फिनिशेस योर फाइल हैंडलिंग पार्ट। अब आते हैं अपन पाइथन के
एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इंटरव्यू पर्पस से, जैसे आप बहुत दिनों से देख रहे हैं लेकिन आपको आज फर्स्ट टाइम पता चलेगा उस टॉपिक का यूज क्या है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए, पाइथन में आपको मेन दिखा कभी? पाइथन प्रोग्रामिंग में कभी आपको अरे कभी नहीं दिखा मेन आपको? क्या बात कर रहे हैं, इतनी कमजोर याददाश्त। आपको कभी मेन नाम दिखा ही नहीं पाइथन में? आज तक कभी मेन दिखा ही नहीं? संदीप दिखा है? कब दिखा है, कहाँ दिखा है? ऊप्स में दिखा है। देखो, कुछ याद दिलाऊं आपको पुरानी बात? ऊप्स का कोई कोड अपन खोलते हैं। ये आपका पहला कोड था, ठीक है? अगर इस कोड में मैं प्रिंट करता हूं OBJ1 को और प्रिंट करता हूं OBJ2 को, लाइक दिस, तो स्क्रीन पे एड्रेस प्रिंट होता है? एड्रेस प्रिंट होगा ना, क्योंकि अपन ने डंडर STR तो ओवरराइट करा नहीं है ना? याद है, भूल गए? रिवाइज कर लीजिएगा। पाइथन आपकी खत्म हो जाएगी सैटरडे और अगले वीक प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाएगा। सुना ध्यान से, सैटरडे आप फ्री हो जाएंगे अपने इस बैच से और फिर अगले वीक प्रोजेक्ट की डेट्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपका और जावा का प्रोजेक्ट है, वो टीम ऑन एनालाइज कर रही है। नमन, इस बार शायद कुछ स्पीच रिकग्निशन वगैरह यूज होगा प्रोजेक्ट में आपके, कुछ AI बेस्ड प्रोजेक्ट होगा थोड़ा बहुत। उसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे एलेक्सा है। एलेक्सा यूज करा है, सुना है? अमेजोन का जो म्यूजिक डिवाइस है, या गूगल का जो असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, वो आपके कमांड्स पे काम करता है ना, वैसा कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। राइट, तो टीम इज वर्किंग ऑन इट, तो वो प्रोजेक्ट आप लोग से डिस्कस होगा, ठीक है? लेकिन उनकी सब आना चाहिए, प्रोजेक्ट तो हो जाएगा, फाइल लर्निंग खूब लगेगी उसमें अगर AI बेस्ड प्रोजेक्ट आया तो। चलिए बढ़े आगे। तो मैं कह रहा था, अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूं, इफ आई रन दिस कोड, तो ये आपको समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट का एड्रेस है? हाँ या ना? आ रहा है। ये भी समझ में आ रहा है ये EMP क्लास का नाम है ना? लेकिन बहुत पहले से आप ये डंडर मेन देख रहे हैं, और जब दिखा था तब मैंने छुड़वा दिया था। मैंने आपसे कहा था ये हम लास्ट में पढ़ेंगे ये क्या होता है। सो नाउ वी हैव रीच द पॉइंट कि अब हम बात करें व्हाट इज दिस डंडर मेन इन पाइथन। लेकिन पाइथन में डंडर मेन क्या है, इसको जानने के लिए हमें मॉड्यूल्स को एक बार फिर रिवाइज करना पड़ेगा। इसी से कनेक्टेड है हमारा डंडर मेन का कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करें? मॉड्यूल्स के बारे में आपको पता ही है ना? ठीक है, अब हम मॉड्यूल्स के बारे में कुछ नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक पाइथन में पाइथन के मॉड्यूल्स अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करें करें करेक्ट? लेकिन पाइथन में आप अपने खुद के भी मॉड्यूल्स बना सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप पाइथन में रोज एक मॉड्यूल बनाते हैं, तो आप मानेंगे? जब जब आप पाइथन में कोड लिखते हैं, आप एक मॉड्यूल बनाते हैं। इसका मतलब शायद आपको जानकर सरप्राइज हो, ये जितने भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कोड्स दिख रहे हैं, आपके लिए ये पाइथन फाइल्स है ना? ये सब आपके बनाए गए पाइथन प्रोग्राम्स है ना? बट इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डू वी क्रिएट अ मॉड्यूल इन पाइथन, तो आपका जवाब होगा वेन एवर आई क्रिएट अ फाइल विद .py एक्सटेंशन, दैट्स एक्चुअली अ मॉड्यूल। आ रही है बात समझ? बिल्कुल इंपोर्ट करेंगे संदीप, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करा, डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करा, SQLite 3 मॉड्यूल इंपोर्ट करा, राइट? अब आप किसको इंपोर्ट करेंगे? अब आप अपने बनाए गए मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स बना रहे हैं, कुछ ऐसा मान लें। सी लैंग्वेज की बात अगर करें तो हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स बना रहे हैं। ओके, अब मॉड्यूल के अंदर क्या क्या रखा जा सकता है, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल के अंदर आप कोई भी वैलिड पाइथन एलिमेंट रख सकते हैं। कोई भी वैलिड पाइथन एलिमेंट कौन सा? लाइब्रेरी वेरिएबल्स रख सकते हैं, फंक्शंस रख सकते हैं, क्लासेस रख सकते हैं। और मॉड्यूल कितनी तरह से आपको मिलते हैं, तो वो भी आपको पता है, 3 तरह से मिलते हैं। कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो पाइथन के स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन का पार्ट होते हैं, यस और नो। कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं क्या जो पाइथन अपने साथ लेकर आती है, यस, जैसे सिस मॉड्यूल,
फिर मैंने आपको एक नंबर गेसिंग गेम दिया था, रैंडम मॉड्यूल, फिर मैथ मॉड्यूल, ये सब पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल हैं। यस, राइट। कुछ मॉड्यूल ऐसे भी होते हैं जो आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, जो पाइथन का पार्ट नहीं है। हाँ, करने पड़ते हैं। उसके लिए आप कमांड यूज करते हो पिप। जैसे ओरेकल से कनेक्टिविटी करनी है तो मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, गाना प्ले करना है तो मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, इन सब के लिए मॉड्यूल अलग से डाउनलोड करे जाएंगे, जिसके लिए आप कमांड यूज करते हैं पिप। ये भी आप देख चुके हैं। थर्ड है, आप अपने खुद के मॉड्यूल्स भी अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं। अब अपने खुद के मॉड्यूल्स कैसे अटैच करते हैं, यही पढ़ना है हमें, और इसी में बात आएगी डंडर मेन के बारे में। शुरू करा जाए। राइट, तो अब मैं सीधे प्रैक्टिकल्स पे आता हूँ। ठीक है, स्लाइड में सब कुछ है, आप पढ़िएगा, मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। लेट्स इमेजिन मैंने एक मॉड्यूल डिजाइन करा और मैंने कहा इस मॉड्यूल का नाम मैंने दिया अपनी तरफ से वेलकम डॉट पी वाई। डॉट पी वाई तो खैर आईडी अपने आप लगा देगा, मैंने नाम दिया इसका वेलकम। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम से, जो पैरामीटर में एक नेम ले रहा है और वाया प्रिंट स्क्रीन पे मैसेज दे रहा है गुड इवनिंग फॉलोड बाय कॉमा नेम। ये कोड क्लियर है ना? अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने वेलकम डॉट पी वाई में ग्रीट डिफाइन करा है, कॉल थोड़े ना करा है। अब मैं चाहता हूं मैं इस ग्रीट को किसी दूसरे मॉड्यूल से कॉल करूं। अलाउड है? मैं चाहता हूं मैं इस ग्रीट को किसी दूसरे मॉड्यूल से कॉल करूं। वेरी गुड। तो फिर मुझे एक अलग से मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। गुड। तो अब मैं एक और मॉड्यूल बनाता हूं और मैं उसका नाम अपनी तरफ से देता हूं टेस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो एक काम करते हैं, टेस्ट को डिलीट कर देते हैं यहां से, अपन अपना नया टेस्ट डॉट पी वाई बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक नया मॉड्यूल क्रिएट करा बाय द नेम ऑफ टेस्ट डॉट पी वाई। अब मैं चाहता हूं इस टेस्ट में इस वेलकम को यूज करा जाए, ग्रीट को यूज करा जाए। तो ग्रीट को यूज करने से पहले वेलकम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा इंपोर्ट वेलकम। इससे मुझे वेलकम का एक्सेस मिलेगा। यस, इससे मुझे वेलकम का एक्सेस मिलेगा। फिर मैं यहां लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, व्हाट इज योर नेम। तो यूजर मुझे अपना नाम देगा, जो नाम यूजर देगा वो हम नेम में रिसीव कर लेंगे। और फिर अब हम यहां से कह सकते हैं वेलकम डॉट ग्रीट। यस, अब हम यहां से कह सकते हैं वेलकम डॉट ग्रीट, पैरामीटर में पास कर सकते हैं नहीं। तो अब जब हम इस वाली फाइल को रन करेंगे टेस्ट डॉट पी वाई को, तो ये वेलकम डॉट पी वाई के इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर देगी हमारे लिए। बिल्कुल, आप प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आप ये सीखेंगे कि जब इंडस्ट्री में कोई भी कोड लिखा जाता है, सब कुछ एक ही डॉट पी वाई फाइल के अंदर नहीं होता है। फंक्शनैलिटी के हिसाब से आप अपने कोड में मल्टीपल डॉट पी वाई फाइल्स बनाते हैं। जैसे डेटाबेस से बात करने वाली फाइल अलग होती है, जीयूआई वाला पार्ट रखने वाली फाइल अलग होती है, सारी फाइलें अलग अलग होती हैं, बट इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जहां आप यूजर नेम और पासवर्ड लेंगे, वहां से डेटा डेटाबेस वाली फाइल को भेजेंगे, तब ना वो वेरीफाई कर पाएगी, डेटाबेस में जाकर चेक कर पाएगी कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। राइट, तो ये कम्युनिकेशन कराने के लिए आप यूज करते हैं इस इंपोर्ट को। अब जब आप कहेंगे यहाँ वेलकम डॉट ग्रीट और पैरामीटर में नेम पास करेंगे, तो जो नेम आप यहां से पास करेंगे वो यहाँ रिसीव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, और ये वाला गुड इवनिंग वाला मैसेज आ जाएगा। यस, तो अब मैं टेस्ट को रन करता हूं। यहां मैंने नाम दिया सचिन, तो प्रोग्राम ने मुझे जवाब दे दिया गुड इवनिंग सचिन। ठीक है, ओके। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें वेलकम ना लिखना पड़े, उसकी जगह हम डब्लू लिख पाए? कोई ऑप्शन है। आपने ये भी पढ़ा है। ऑप्शन ये है कि हम इस वेलकम को एलियास कर दें, है ना, इंपोर्ट वेलकम एज डब्ल्यू। ऐसा करने से चलेगा? इंपोर्ट वेलकम एज डब्ल्यू। यस, अब वेलकम का ऑल्टरनेट नाम डब्ल्यू पड़ गया है।
तो अब आप अगर रन करेंगे तो ये डब्लू डॉट ग्रीट से रन हो जाएगा। आपने अगर सचिन दिया तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा अभी भी गुड इवनिंग सचिन। ठीक है, अब एक क्विज हो जाए। कोड देखिएगा और आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा। बताइए क्या आउटपुट आएगा। मैंने नाम डब्लू कर दिया है, एलियास करके, और फिर मैं कह रहा हूं वेलकम डॉट ग्रीट। शाबाश। प्रोग्राम जनरेट कर देगा नेम एरर। कारण, एलियास होने के बाद ओरिजिनल नाम पाइथन भूल जाती है। आया समझ? एलियास होने के बाद ओरिजिनल नाम पाइथन भूल जाती है। पाइथन को नहीं याद रहता कि ये ओरिजिनल नाम क्या था। आई बात समझ? चलें आगे। वेरी गुड। चलिए, अब बताइए अगर इसी कोड में मैं दो इंपोर्ट लिख दूं तब चलेगा? यस, तब चल जाएगा। ऐसा करते नहीं अपन, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू रिमेंबर दिस विल वर्क। अब पाइथन को दोनों नाम याद रहेंगे, वेलकम भी और डब्लू भी। आप वेलकम डॉट ग्रीट भी बोल सकते हैं और आप डब्लू डॉट ग्रीट भी बोल सकते हैं। ईदर वेज द कोड विल वर्क फाइन। ये भी क्लियर हुआ? शाबाश। अब आइए इसी काम को करने के तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका भी आपको पता ही है। मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए अगर हम चाहते हैं हमें वेलकम डॉट और डब्लू डॉट ना लगाना पड़े, सिर्फ ग्रीट बोलकर हम कोड को यूज कर पाए, तो कुछ चेंज पड़ा है? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि खाली ग्रीट से काम चल जाए? पड़ा है। क्या पड़ा है? वो पड़ा है फ्रॉम वेलकम इंपोर्ट ग्रीट। यही है ना? फ्रॉम वेलकम इंपोर्ट ग्रीट करिए, तो अब आपको सिर्फ ग्रीट कहकर भी फाइल को या मॉड्यूल को एक्सेस करने का चांस मिल जाएगा। अब अगर आपने कहा सचिन स्टिल द कोड विल रन, ये भी समझ में आ गया? चलिए अब इस बेसिस पर एक क्वेरी सॉल्व करिए। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक फाइल है m1.py, उसके अंदर एक ग्रीट नाम का फंक्शन है। मेरे पास एक और फाइल है m2.py, और बाय चांस उसमें भी ग्रीट नाम का एक फंक्शन है। पॉसिबिलिटी है दो अलग अलग मॉड्यूल्स में सेम नाम के फंक्शन है? बिल्कुल है, राइट। और मैंने इन दोनों को इंपोर्ट करा हुआ है test.py में। क्या लगता है कौन सा वाला ग्रीट चलेगा जब हम इस कोड को चलाएंगे? पाइथन की नेचर याद कर लीजिएगा बस। पाइथन की आदत याद कर लीजिएगा, पाइथन कैसी लैंग्वेज है, फिर जवाब देना। नहीं रचित, गुड इवनिंग चलेगा। क्यों चलेगा गुड इवनिंग? पाइथन में याद करिए, अगर आप सेम नाम के दो फंक्शन बनाते हैं तो जो नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है वो प्रीवियस को ओवरराइड कर देती है। पढ़ाया अपन ने ना? ओवरलोडिंग तो होती नहीं है पाइथन के अंदर। याद आया? तो फिर अगर आप दो बार सेम फंक्शन को अलग अलग मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे तो दूसरा वाला इंपोर्ट पहले वाले इंपोर्ट को रिप्लेस कर देगा। तो आप पाइथन को ग्रीट के नाम से कौन सा वाला ग्रीट याद है? सेकंड वाला। बस तो गुड इवनिंग चल जाएगा। आया समझ? ये भी पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन, वन मोर। अब क्या होगा, इसी से मिलता जुलता एक और कोड है। M1 के अंदर ग्रीट है, M2 के अंदर भी ग्रीट है। टेस्ट के अंदर मैंने दोनों को इंपोर्ट करा, लेकिन मैंने M1 का नाम लेते हुए कहा M1 डॉट ग्रीट। पाइथन को बताया मैंने मुझे ग्रीट नहीं M1 वाला ग्रीट चाहिए। नाउ विल आई गेट गुड मॉर्निंग? नहीं। जब आप एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल का नाम लिखने की इजाजत नहीं होती है। समझ आया? यहां आपने एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करा है ना? यहाँ एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करा है ना आपने? यहाँ लिख के देखो आप वेलकम डॉट ग्रीट। आईडी पहले ही बता देगा आपको कौन वेलकम। पाइथन को पता ही नहीं है कौन वेलकम, पाइथन को सिर्फ पता है ग्रीट, राइट। तो जब आप एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करते हैं तब आप मॉड्यूल का नाम नहीं लिख सकते। क्लियर? चले आगे। चलिए तीसरा। इस बार दोनों बॉल पे बोल्ड हो गए।
ठीक है, अब अच्छे से खेलना। थर्ड क्वेश्चन, ये मेरे पास वेलकम डॉट पी वाई है, इसके अंदर ग्रीट वन और ग्रीट टू नाम के दो फंक्शंस हैं, और मैंने सिर्फ ग्रीट वन को इंपोर्ट करा है और कॉल ग्रीट वन और ग्रीट टू दोनों को करा है। क्या होने वाला है? शाबाश, ग्रीट वन चल जाएगा और पाइथन ग्रीट टू को पहचानने से मना कर देगी। यस, पाइथन ग्रीट टू को पहचानने से मना कर देगी। उसे नहीं याद रहेगा ग्रीट टू कौन है, बस ग्रीट वन उसे याद रहेगा। तो कोड विल डिस्प्ले गुड मॉर्निंग, बट फॉर ग्रीट टू द कोड इज गोइंग टू जनरेट एक्सेप्शन। क्लियर? गुड। और चौथा तरीका भी याद है इंपोर्ट करने का? याद है? फ्रॉम ग्रीट इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम वेलकम सॉरी इंपोर्ट स्टार। चलेगा अब ये भी? यस। तो अगर अभी भी मैंने कहा सचिन, दिस इज गोइंग टू शो मी सचिन। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्या हम लोग मॉड्यूल्स में अपनी क्लासेस भी बना सकते हैं? क्या है ना, मॉड्यूल कंटेन क्लासेस। यस, तो जरा इसका भी डेमो देख लें आप। एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी दे रहा हूं। इमेजिन करिए मैंने एक शेप डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाई। इस शेप डॉट पी वाई में मैंने मैथ को इंपोर्ट करा, सर्कल नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर एक डंडर इनिट बनाया मैंने, डंडर इनिट के पैरामीटर में एक रेडियस भी रखा मैंने, और अंदर कहा सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस। देन यहां पर मैंने एक एरिया भी बनाया जो पैरामीटर में सेल्फ ले रहा है और प्रिंट कर रहा है सर्कल का एरिया बाय राइटिंग एरिया इज कॉमा मैट डॉट पाई इंटू मैट डॉट पाव पैरेंथेसिस में सेल्फ डॉट रेडियस कॉमा 2। क्लियर है? शेप डॉट पी वाई और सर्कल क्लास दोनों समझ आ रही हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आ रही है। अब मुझे इसको अपने दूसरी फाइल में यूज करना है, तो मैंने एक और फाइल बनाई, उस एक और फाइल का नाम मैंने दिया यूज शेप। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो मुझे इंपोर्ट शेप लिखना पड़ेगा। यस, तो शेप यहां पर इंपोर्ट हो जाएगी। फिर मैं यूजर से रेडियस में इनपुट ले लेता हूं बाय राइटिंग आर ए डी इक्वल टू आई एन टी ऑफ एंटर रेडियस, वॉट एवर द यूजर विल गिव मी उसके बेस पर मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं बाय राइटिंग शेप डॉट सर्कल पैरामीटर में आर ए डी पास करता हूं, और फिर यहां मैं कह सकता हूं ओबीजे डॉट एरिया। सही है कोड? चल जाएगा? यस। यू शेप को हमने रन करा, यहां दिया 10, तो हमें एरिया कैलकुलेट होकर मिल गया। अब आती है कहानी डंडर मेन के बारे में। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें, खुद समझने की कोशिश करें कि ये डंडर मेन क्या होता है। ठीक है, ये है डंडर मेन के बारे में कुछ कहानी। ठीक है, इस डंडर मेन को इस तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक, अब इससे पहले कि आप थ्योरी पढ़े काम करते हैं, मैं सीधे आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ। थ्योरी पढ़ने में बोरियत होगी, बस इतना ध्यान दे दीजिएगा, डंडर मेन का कुछ ऐसा यूज होता है। बट अभी तो यही नहीं पता ना डंडर मेन क्या है, तो फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये यूज से क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं ये डंडर मेन क्या है। मेरी बात समझने के लिए अगेन मैं कोड लिख रहा हूं, उसे देखें और जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दो ऑप्शंस में जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम दिया कैलकुलेट। कैलकुलेट को हटा देते हैं यहां से। तो मैंने एक मॉड्यूल यहां पर क्रिएट करा जिसका नाम दिया मैंने कैलकुलेट। इस कैलकुलेट मॉड्यूल के अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए। एक का नाम है ऐड, जो पैरामीटर में दो वैल्यूज लेता है और उनका सम दिखाता है बाय राइटिंग सम इज कॉमा ए प्लस बी।
एक और मॉड्यूल बना, एक और फंक्शन मैंने बनाया, उसका नाम है सबट्रैक्ट। ये भी पैरामीटर में दो वैल्यूज लेता है और इनका हमें दिखाता है डिफरेंस बाय राइटिंग डिफरेंस इज a माइनस बी। इतना क्लियर है कोड? ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूं यहीं पे, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, एड 10, 20 सबट्रैक्ट 10, 20। सिंपल है कोड ना। रन करूंगा तो आ जाएगा 30 और -10। रन करूंगा तो आ जाएगा 30 और -10। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सपोज करिए मैं यहां पर एक और फाइल बनाता हूं। ठीक, उस फाइल का नाम मैं रखता हूं अपनी तरफ से, इसी को ले लेते हैं, चलिए, test.py को। ये है हमारी test.py। ठीक है, इस test.py में मैं इस कैलकुलेट को इंपोर्ट करता हूं, कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? राइट। और इस test.py से मैं कैलकुलेट को कॉल करता हूं, calculate.add, calculate.add, और यहां पास करा मैंने 5, 7। ठीक है, अच्छे से कोड देख लीजिएगा, ये calculate.py है। ओके, ये test.py है जिसमें मैंने कैलकुलेट का ऐड फंक्शन कॉल करा है। अब मैं रन करता हूं test.py को, आउटपुट बताइए, जल्दी बोलिए। नहीं नमन, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। गलत। यही तो मजेदार बात है। होता क्या है, जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, अगर इस मॉड्यूल में कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है तो पाइथन इंपोर्ट करने के साथ ही उसे रन कर देती है। आई रिपीट, अगर आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, अगर इस मॉड्यूल में कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, कैलकुलेट डॉट पी वाई में ये दो फंक्शन कॉल्स है ना जो एग्जीक्यूटेबल है, राइट, इन्हें तो किसी का इंतजार नहीं है ना चलने के लिए। तो पाइथन जैसे ही आपको यहां इंपोर्ट कैलकुलेट लिखता हुआ देखेगी, गौर करिए, वो कैलकुलेट मॉड्यूल के पास जाएगी इस लाइन के कारण। और जब वो कैलकुलेट मॉड्यूल के पास जाएगी तो इन सारे फंक्शनों के नीचे उसे ये दो कॉल दिखेंगे। तो टोटल कितने फंक्शन कॉल हो जाएंगे? टोटल 3 फंक्शन कॉल हो जाएंगे, 2 यहां से, 1 यहां से। तो कितने आउटपुट आएंगे? 3 आउटपुट आएंगे। दिखा? दिखा? ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं, सुनना ध्यान से, अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं कैलकुलेट डॉट पी वाई को रन करूं तो ही ऐड और सबट्रैक्ट के कॉल्स एग्जीक्यूट हो। अगर मैं कैलकुलेट को इंपोर्ट करूं कहीं पे तो ये वाले कॉल्स एग्जीक्यूट ना हो। चैलेंज दोबारा सुनिए, मैं चाहता हूं अगर मैं कैलकुलेट डॉट पी वाई को डायरेक्ट रन करूं तो ऐड और सबट्रैक्ट के कॉल्स चलने चाहिए। अदरवाइज मैं इसको कहीं इंपोर्ट करके चलाऊं तो ये कॉल नहीं चलने चाहिए। अब एक तरीका आप मुझे बोल सकते हैं, सर आप इंपोर्ट करने से पहले इनको कमेंट आउट कर दो। तो आप सोचो मेरे लिए काम बढ़ नहीं जाएगा? जब जब मैं इंपोर्ट करूं इसको कमेंट आउट करूं, फिर वापस आकर रन करूं तो कमेंट्स हटाऊं। बोलो जल्दी से, है कि नहीं डिफिकल्ट काम? चैलेंज समझ आया जो मैंने आपके सामने रखा कि नहीं आया? चैलेंज समझ, जो मैंने चैलेंज आपके सामने रखा वो समझ आया? नमन, उससे क्या होगा बेटा, मुझे एक बात बताओ, उससे क्या होगा जो तुम सॉल्यूशन दे रहे हो? ये जो 2 लाइनों का कोड आपने लिखा हुआ है, ये तो कैलकुलेट डॉट पी वाई में लिखा रहेगा ना। तो फिर आप कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे आप? अरे 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 अरे, आप लोग क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग? आपको क्या लग रहा है कि मैं यहां पर इंपोर्ट करूंगा, अगर अगर मैं सिर्फ ऐड को भी इंपोर्ट करता हूं तो क्या ये नहीं चलेगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं चलेंगे? जब पाइथन इस फाइल को पढ़ने आएगी तो क्या उसके रास्ते में ये 2 लाइनें नहीं आएंगी? तो फिर इन्हें चलने से कैसे रोक दोगे? ये जो आप मुझे सॉल्यूशन दे रहे हो, सॉल्यूशन काम नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग दिस? आप सुनिए, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं यहां इंपोर्ट कैसे करूं, प्रॉब्लम ये है इन्हें चलने से रोकना है मुझे। कब? जब इंपोर्ट हो। और अगर मैं इसको डायरेक्ट चलाऊं तो ये दोनों चलने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। आप सुनिए, इस मामले में आपकी मदद कौन करेगा? पढ़िए।
रीड दिस फाइल एंड देन टेल मी कौन है डेंडर मेन। कुछ रफ आइडिया लगा, नहीं लगा? लगा? चलो सुनो ध्यान से। ये बताइए, जब आप पाइथन में कोई क्लास बनाते हैं तो पाइथन आपकी क्लास को डंडर डिक्ट देती है? जब आप पाइथन में कोई क्लास बनाते हैं तो पाइथन आपको डंडर डिक्ट देती है? बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, जब आप पाइथन में कोई मॉड्यूल बनाते हैं, जैसे डेमो डॉट पी वाई को लीजिए। ये जो डेमो डॉट पी वाई है, ये एक मॉड्यूल है और इसमें बस एक लाइन लिख रहा हूं मैं, प्रिंट हेलो, बस, और कुछ नहीं लिख रहा हूं, प्रिंट हेलो। ये एक मॉड्यूल है ना, डेमो डॉट पी वाई। हर पाइथन फाइल एक मॉड्यूल है। तो हर पाइथन फाइल को पाइथन एक वेरिएबल देती है अपनी तरफ से। ठीक है, किस डेटा टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल है। क्या नाम है इस वेरिएबल का? इस वेरिएबल का नाम होता है डंडर मेन। इस वेरिएबल का नाम होता है डंडर नेम, सॉरी। ओके, इस वेरिएबल का नाम होता है डंडर नेम। हर पाइथन फाइल के पास एक डंडर नेम नाम का वेरिएबल होता है। ओके, इस वेरिएबल की दो पॉसिबल वैल्यूज पाइथन सेट करती है। या तो इस वेरिएबल में रहता है मॉड्यूल का नाम, राइट, या तो ये वेरिएबल रखता है मॉड्यूल का नाम, और या ये वेरिएबल रखता है डंडर मेन। एक ही वेरिएबल में कितनी वैल्यूज रहती हैं? एक ही वेरिएबल में दो वैल्यूज रहती हैं एक साथ? एक साथ नहीं, अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब ये बताइए, डंडर नेम में डंडर मेन कब आएगा? डंडर नेम में डंडर मेन तब आएगा जब आप मॉड्यूल को रन करेंगे डायरेक्टली। राइट, डायरेक्टली रन करने को बोलते हैं जब आप इसे रन करेंगे एज अ स्टैंड अलोन फाइल। तब इस डंडर नेम की वैल्यू क्या होगी? तब इस डंडर नेम की वैल्यू डंडर मेन होगी। और अगर आप इसको कहीं इंक्लूड करेंगे इंपोर्ट के थ्रू, तो इस डंडर नेम की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इसको कहीं पे इंपोर्ट करेंगे तो इस डंडर नेम की वैल्यू मॉड्यूल का नाम होगी। ठीक है, इस बार प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए। तो पहले तो बताइए, मैं यहां पर डंडर मेन लिखना चाहूं, डंडर नेम लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं? चलेगा डंडर नेम? चलेगा। और डंडर नेम की जगह क्या प्रिंट होगा? अगर मैं इस कोड को रन करूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। इसका आउटपुट आएगा हेलो और डंडर मेन आएगा। इसका आउटपुट आएगा हेलो और डंडर मेन। और अगर मैं इस डेमो डॉट पी वाई को कहीं पे इंपोर्ट कर लूं, फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर रहा हूं, और इमेजिन करिए मैं यहां डेमो को इंपोर्ट करता हूं बाय राइटिंग इंपोर्ट डेमो। ठीक है, बस इसको इंपोर्ट करा है मैंने और कुछ नहीं करा है। और मैं टेस्ट डॉट पी वाई को रन करता हूं तो ये हेलो प्रिंट होगा? होगा। डंडर नेम की वैल्यू प्रिंट होगी? होगी। लेकिन इस बार डंडर नेम की वैल्यू डंडर मेन नहीं होगी। क्या होगी डंडर नेम की वैल्यू? शाबाश, डंडर नेम की वैल्यू इस बार डेमो होगी। नाउ प्लीज टेल मी, कुछ आपको आइडिया लगा हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या आइडिया लगा बताओ? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के पहले एक इफ लगा दें और यहां चेक कर लें, अगर डंडर नेम इज इक्वल टू डंडर मेन, अगर ऐसा है तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट के कॉल चले। आया समझ अब आपको? ये डंडर नेम और डंडर मेन क्या थे? यस। अब आप अगर कैलकुलेट डॉट पी वाई को डायरेक्टली रन करते हैं तो क्या होने वाला है? अगर आप कैलकुलेट डॉट पी वाई को डायरेक्टली रन करते हैं तो क्या होने वाला है? तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट चलेंगे, क्योंकि नोटिस करिए तब डंडर नेम की वैल्यू डंडर मेन होगी। यस, डंडर नेम की वैल्यू डंडर मेन होगी। और अगर आप इसको टेस्ट डॉट पी वाई में इंपोर्ट करके चलाएंगे तो सिर्फ चलेगा ऐड, क्योंकि तब ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यस, तब ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो पाइथन में मेन है? हाँ है, एग्जैक्टली मेन नहीं है, डंडर मेन है। और ये डंडर मेन कौन है?
पाइथन की तरफ से दिया गया नाम है। किसको देती है पाइथन ये नाम? पाइथन ये नाम किसको देती है? पाइथन ये नाम एक वेरिएबल में स्टोर करती है, जिस वेरिएबल का नाम है डंडर नेम। और ये डंडर नेम कौन है? जल्दी जल्दी बोले। डंडर नेम एक बिल्ट इन वेरिएबल है। तो किसी मॉड्यूल में है ये कि ये बिल्ट इन है? ये डंडर नेम किसी मॉड्यूल का पार्ट है या ये बिल्ट इन है? ये बिल्ट इन है। जैसे बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट, जैसे बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट, ऐसे बिल्ट इन वेरिएबल है डंडर नेम। और इसकी वैल्यू डिपेंड करता है आप अपने प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। अगर आप अपने कोड को एज अ स्टैंड अलोन फाइल रन करते हैं तो डंडर नेम गेट्स इनिशियलाइज विद डंडर मेन। और अगर आप इसे कहीं इंपोर्ट करके रन करते हैं तो डंडर नेम गेट्स इनिशियलाइज विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल। बिल्कुल टेस्ट का भी डंडर नेम होगा, वो टेस्ट में मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर मॉड्यूल। आइए अब सैटरडे एक लास्ट टॉपिक में लेता हूं। सर इंटरनली डंडर मेन को कैसे सेव करते हैं पाइथन फॉर अ मॉड्यूल? पाइथन हर मॉड्यूल के पास ये वेरिएबल मेंटेन रखती है। जब आप मॉड्यूल को रन करते हो तब डायनेमिकली इसको इनिशियलाइज करती है। ओके नमन, रन टाइम पे इसमें वैल्यू डालती है पाइथन। किसका? डंडर मेन तो खुद ही वैल्यू है ना डंडर नेम की। पाइथन का इंटरप्रेटर इस डंडर मेन को डंडर नेम में असाइन कर देता है। जैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करते हैं तो करता है ना, ऐसे यहां करता है। हाँ, सबके लिए एक डंडर मेन है, लेकिन रन सब एक साथ थोड़ी होंगे बेटा। रन तो कोई एक फाइल होगी ना, दिमाग लगाओ। अगर 4 फाइलें भी हैं तो रन तो किसी एक से करोगे ना, बस उसके डंडर मेन को कर देगी वो सेट। ठीक है ना? ओके, चलिए मिलते हैं सैटरडे। लास्ट लेक्चर आपका। बाय बाय, टेक केयर।